नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और राजनीति में आपका स्वागत है। पूर्वी राजस्थान का अहम राजनीतिक हिस्सा भरतपुर। कहते हैं राजस्थान की सियासत में जब तक भरतपुर का नाम ना आए तो यहाँ की पॉलिटिक्स में बिल्कुल मजा नहीं आता। वो इसलिए क्योंकि पहले यहाँ राजा रजवाड़ों का राज चलता था। राजतंत्र से लोकतंत्र आ गया, फिर भी अभी तक भरतपुर की सियासत पर राजा महाराजाओं का कब्जा है। भरतपुर लोकसभा सीट पर एससी का कब्जा रहता है। वर्तमान में बीजेपी का कब्जा है और रंजीता कोली यहां से सांसद है। राजस्थान में चुनावी साल होने के चलते सियासत गर्म है। नए नए फैसले हो रहे हैं। राजनीति रणनीति अलग अलग करवटें ले रही हैं। अलग अलग पार्टियों में अलग अलग चीजें होती नजर आ रही हैं। भाजपा और कांग्रेस चुनावी मोड में आ चुके हैं और दोनों पार्टियों का मानना है कि जैसे सूरज पूरब में उदय होता है, विधानसभा चुनाव में भी सुशासन का सूरज पूर्वी राजस्थान भरतपुर से ही उदय होगा। पिछले एपिसोड में हमने भरतपुर लोकसभा सीट पर बात की थी। बयाना, नगर और कामा के सियासी समीकरण आपको बताए थे और आज बात करेंगे भरतपुर जिले की बची हुई 4 सीटों की। सबसे पहले बात करते हैं भरतपुर जिले की वैर विधानसभा सीट की। तो वैर विधानसभा सीट ने राजस्थान को मुख्यमंत्री दिया है। इसके अलावा कई राज्यों को मुख्यमंत्री देने वाली ये सीट राजस्थान की राजनीति में अहम है। वैर सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है और इस सीट से चुने गए जगन्नाथ पहाड़िया 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। पिछले 2 बार से कांग्रेस के भजन लाल जाटव को जनता विधायक चुनकर विधानसभा में भेज रही है और गहलोत सरकार में पीडब्ल्यूडी जैसा महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे हैं। भजन लाल जाटव को पहले सचिन पायलट खेमे का माना जाता था। दरअसल बहादुर सिंह कोली पहले इस सीट से विधायक थे, फिर बाद में बहादुर सिंह कोली भरतपुर से सांसद बन गए और इस सीट पर जब उपचुनाव हुए तो सचिन पायलट ने यहां डेरा डाला। भजन लाल जाटव जीत गए और इस सीट पर 30 से 35 हजार गुर्जर वोटर्स भी हैं, तो सचिन पायलट का वहां आना भजन लाल जाटव के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। चुनाव में गुर्जर वोटर्स का भजन लाल जाटव को समर्थन भी मिला और इस बीच मानेसर एपिसोड के बाद भजन लाल जाटव की नजदीकियां अशोक गहलोत गुट से हो गई, क्योंकि पहले वो सचिन पायलट गुट के मानते थे। ये सब हुआ और अशोक गहलोत के करीब आ गए और जिसका फायदा भजन लाल जाटव को मिला। विधायक की रिपोर्ट कार्ड पर अगर नजर डालें तो इलाके में विकास का काम नजर आ रहा है, जिसकी झलक और खुशी के रूप में जनता के चेहरे पर भी नजर आ रही है। कॉलेज के निर्माण, जिला अस्पताल, उप तहसील भी बनाई। धरातल पर सरकार की कई योजनाएं भी नजर आईं और जिसको लेकर अशोक गहलोत और भजन लाल जाटव दोनों के लिए कार्यकर्ता भी, जनता भी काफी पॉजिटिव नजर आई, जिसका लाभ जनता को लगता है कि जनता उनको आने वाले चुनाव में देगी। वहीं समर्थकों का ये भी मानना है कि मुख्यमंत्री के करीबी होने के चलते योजनाओं से कहीं ज्यादा फायदा क्षेत्र की जनता को मिला है, क्योंकि योजनाएं धरातल पर आई और काफी कुछ आई। जो भजन लाल जाटव क्षेत्र की जनता के लिए मांगते रहे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देते रहे और उसका फायदा जनता को भी मिला। इस बार पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के बेटे ओम प्रकाश पहाड़िया भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा के टिकट पर प्रबल दावेदारी जता रहे हैं। अगर भाजपा ओम प्रकाश पहाड़िया को उम्मीदवार बनाती है तो वैर सीट पर मुकाबला कांग्रेसी और पूर्व कांग्रेसियों के बीच होगा, जिससे देखना दिलचस्प होगा। वहीं बीजेपी अगर कोली समाज से प्रत्याशी को उतारती है तो मुकाबला भजन लाल जाटव के पक्ष में जाता नजर आ रहा है और अगर भाजपा किसी जाटव उम्मीदवार को उतारती है तो भजन लाल जाटव की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जमीन पर मीणा और माली समाज के लोगों के अंदर विधायक को लेकर नाराजगी सामने आई। कुछ समय पहले माली समाज का एक आंदोलन हुआ था जिसमें विधायक नहीं पहुंचे थे और तभी से माली समाज ने कुछ दूरी बना रखी है। असमंजस की बात यह है कि माली समाज अशोक गहलोत के साथ खड़ा है, लेकिन भजन लाल जाटव से दूरी बनाए हुए है। उधर बीजेपी सांसद रंजीता कोली को भी मैदान में उतार सकती है। ऐसे में वैर में रंजीता कोली की पकड़ भी अच्छी है और वहां की जनता भी चाहती है कि जिस तरीके से रंजीता कोली ने भरतपुर की मांगों को संसद में उठाया और कई मांगे पूरी हुई, उसी तरीके से अगर रंजीता कोली विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचती हैं तो वैर की समस्याओं का भी समाधान हो सकता है। बीजेपी से रंजीता कोली के अलावा बहादुर कोली और सुमन कोली भी दावेदारी जता रहे हैं। और बात अब नदबई विधानसभा सीट की। नंदा गुर्जर के नाम पर बसा ये कस्बा जो नदबी के नाम से जाना जाता है,
इस पर कभी किसी ने कब्जा नहीं किया। भरतपुर आगरा रेल मार्ग पर नदबई बसा हुआ है। इतिहास के मुताबिक मोहम्मद गौरी के सेनापति आसिफ खान के नेतृत्व में सैनिकों के समूह ने नदबई पर हमला किया, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे मार भगाया। आसिफ खान की छतरी आज भी नदबई में है। अब बात राजनीति की कर लेते हैं। तो नदबई सीट पर पिछले चुनाव में बसपा के जोगिंदर सिंह अवाना ने भाजपा की कृष्णेंद्र कौर दीपा को हराया था। जाट बाहुल्य सीट पर पूर्व राज परिवार के सदस्य का चुनाव हार जाना राजनीतिक पंडितों के लिए अचंभे से कम नहीं था। हालांकि ये बात अलग है कि बाद में अवाना ने अपने बसपा के 5 साथियों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया। अवाना अभी देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री से नजदीकियों के चलते अवाना ने इलाके में विकास के जबरदस्त काम करवाए। दरअसल विधायक जोगिंदर अवाना और कांग्रेस के करीब 30 साल का पुराना रिश्ता है। अवाना बतौर कांग्रेसी 5 बार उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और प्रवक्ता पद पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके हैं। युवा कांग्रेस और NSUI में भी जिला और प्रदेश कमेटी में काम कर चुके हैं। 2007 विधानसभा चुनाव में जब मुख्यमंत्री गहलोत प्रभारी के तौर पर चुनाव में काम कर रहे थे तो अवाना नोएडा से टिकट चाहते थे। तो जो आज ये नज़दीकियाँ नज़र आती हैं, जिसका जिक्र होता है, वो आज की नहीं, उस ज़माने की नज़दीकियाँ हैं और अब तक चली आ रही हैं। अगर अंदरूनी राजनीतिक सूत्रों की बात माने तो 6 बसपा विधायकों का कांग्रेस में विलय कराने में जो अहम भूमिका है वो जोगिंदर सिंह अवाना की थी। आज़ादी के बाद से अब तक इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी ने हमेशा जाट उम्मीदवार ही उतारा। जाट बाहुल्य नदबई सीट पर अन्य जाति के उम्मीदवार की जीत हासिल करने पर जाट समाज में एक टीस है। 1993 के बाद से कांग्रेस इस सीट पर अपना खाता नहीं खोल सकी है। 1993 में विश्वेंद्र सिंह ने 3 बार से विधायक और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष यदुनाथ सिंह को हराया था। बसपा ने इस बार निर्दलीय चुनाव लड़कर करीब 30,000 वोट हासिल करने वाले जाट समाज के खेमकरण सिंह को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस से पिछली बार वर्तमान प्रदेश सचिव हिमांशु कटारा उम्मीदवार थे। सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं। अब इस सीट पर विधायक जोगिंदर सिंह अवाना की जीत को क्यों बड़ी माना जाता है, उसके मायने भी आपको समझा देते हैं। पहला, बतौर प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने चुनाव को लीड करते हुए 2018 में हेलीकॉप्टर से आकर उज्जैन में सभा की थी। उसके बाद भी बसपा के जो उम्मीदवार थे जोगिंदर सिंह अवाना, वो जीते। दूसरा, बसपा और भाजपा को हराने के लिए इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बनाकर सचिन पायलट ने कांग्रेस की ओर से ब्राह्मण चेहरा हिमांशु कटारा को उतारा, जिससे जाट बनाम अन्य का चुनाव बने और गुर्जर वोट सचिन पायलट के साथ चले जाए। लेकिन गुर्जर वोट भले ही कांग्रेस और बसपा में बढ़ गया, फिर भी विधायक जोगिंदर सिंह अवाना इस सीट पर जीत काबिज करने में सफल रहे। भाजपा की उम्मीदवार राजा मान सिंह की बेटी कृष्णेंद्र कौर दीपा को लगातार 30 साल से सदन में वो थीं और एक बार की वो भरतपुर से सांसद भी रहीं, 2 बार डीग से विधायक और 3 बार नदबई से विधायक रही हैं। और जब 2018 में अवाना से चुनाव हारी तब वो पर्यटन मंत्री भी थी। इतना ही नहीं, पूर्व विधायक दीपा का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हुआ, क्योंकि जब उन्हें अपने पिता के एनकाउंटर के बाद चुनाव लड़ाया गया तब उन्हें 98.9% वोट मिले और उससे उन्होंने जीत हासिल की थी। यानी 2018 में भाजपा ने 9 गुर्जर उम्मीदवार मैदान में उतारे थे और सभी चुनाव में हार गए, लेकिन सिर्फ जोगिंदर सिंह अवाना जो बसपा से उम्मीदवार थे वो एक महज गुर्जर गैर कांग्रेस विधायक चुने जाते हैं। इसीलिए इस सीट पर उनकी जीत अहम मानी जाती है। और अब एक बार फिर कांग्रेस में टिकट के प्रमुख दावेदार वर्तमान विधायक जोगिंदर सिंह अवाना माने जा रहे हैं और प्रदेश सचिव हिमांशु भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। अब ग्राउंड रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। अवाना के समर्थकों का मानना है कि उनके विरोधी बाहरी का तमगा उन पर लगातार लगाते आए, लेकिन बाहर से आने वाले को इलाके की जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त हुआ और समर्थक इस बात का दावा करते हैं कि आगे भी होगा और सबसे बड़ी जीत इन्हीं की होगी। सबसे बड़ी बात है कि उसकी वजह ये बता रहे हैं कि विधायक की सक्रियता और नदबई उज्जैन क्षेत्र में विकास के कार्य इसका एक बड़ा कारण और लोगों में बाहरी होने के बावजूद भी विधायक को लेकर काफ़ी एक्सेप्टेंस है उनको लेकर।
फर्स्ट इंडिया ने जब जनता से बातचीत की तो लोग उत्साहित नजर आए, विकास कार्यों से संतुष्ट नजर आए और विधायक की सक्रियता की तारीफ भी करते नजर आए। इलाके में विकास कार्यों की जमीनी हकीकत देखी जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में विकास की बात करें तो जमीन पर काफी कुछ नजर आया। 7 नए कॉलेज खोले गए। उज्जैन जो महज एक ग्राम पंचायत थी, वहाँ एसडीएम ऑफिस, तहसील कार्यालय, नगर पालिका, पंचायत समिति, ट्रॉमा सेंटर और करीब अगर बात करें तो 41 सरकारी दफ्तर खोले गए। इसके अलावा करीब 1950 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का काम हुआ। 350 करोड़ रुपए की लागत से जल मिशन का भी विकास कार्य काम कराया गया है। जब हमने महिलाओं से बात की तो उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि पहले इलाके में सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा था। 5 बजे बाद दुकानें बंद हो जाती थी, घर के मर्द भी, घर की बच्चियां घर के अंदर आती थी, खास तौर पर महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकलती थी। और सबसे बड़ी बात है, चेन की लूटपाट एक बड़ा मुद्दा था। अगर कोई निकले तो चेन खींच ली जाती थी, यह आम मुद्दा था। लेकिन अब कस्बे के बाजार 10 बजे तक खुलते हैं और सुरक्षा के इंतजाम भी अच्छे हैं। क्षेत्रवासियों का समर्थन और प्यार इस कदर अपने विधायक के साथ दिखता है कि उज्जैन पंचायत समिति से विधायक पुत्र हिमांशु अवाना को निर्विरोध पंचायत समिति सदस्य और उसके बाद निर्विरोध पंचायत समिति प्रधान बनाने का काम किया गया। विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने भी सर्व समाज को साथ लेते हुए नगर पालिका नदबई का चेयरमैन हरवती सिंसिनवार को बनाया, जो कि देश आज़ाद होने के बाद पहली बार हुआ कि किसी जाट समुदाय के व्यक्ति को नगर पालिका नदबई का चेयरमैन बनाया। स्थानीय विधायक भी जनता के प्यार और आशीर्वाद से खुश नजर आए और इस बार चुनाव में उतरने के लिए उत्साहित नजर आए और पूरी तैयारी के साथ वो लग गए। 50 साल बनाम 5 साल के स्लोगन के साथ जोगिंदर अवाना जनता के बीच उतरना चाहते हैं। विधायक का रिपोर्ट कार्ड विधानसभा की अगर बात करें तो 100% अटेंडेंस के साथ सबसे ज्यादा सवाल लगाने वालों की श्रेणी में है। अब बात आपको एक खास बात बता दें कि 25 दिसंबर 2022 को उज्जैन में एक ऐतिहासिक और विशाल जनसभा हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे और उन्होंने उस रैली को राजस्थान में कांग्रेस के इस सरकार में पिछले 4 साल में सबसे बड़ी और ऐतिहासिक रैली बताया। अब आप उसे सुनिए। अवाना जी आज को लठ गाड़ लिया। राजस्थान में 4 साल पहले कांग्रेस की सरकार बनी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बढ़ने के समय से ले और अवाना जी कांग्रेस की पार्टी ने, सरकार ने मजबूती प्रदान करी और फिर कांग्रेस ज्वाइन कर और ज्यादा मजबूती प्रदान करी, भी को परिणाम है आज सरकार यहाँ के लिए विकास का दरवाजा खोल रहा है। अब विधायक के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। विधायक पर बहारी का तमगा लगा हुआ है। पायलट समर्थक और अवाना समर्थकों के बीच में जबरदस्त खींचतान है। इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना बड़ा चैलेंज होगा। वो इसलिए क्योंकि पिछले 5 चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस हमेशा तीसरे नंबर पर रही, तो चुनाव खुद के दम पर उनको लड़ना होगा। हालांकि इस वजह से कांग्रेस में इस सीट पर ज्यादा दावेदार भी नजर नहीं आ रहे और इस इलाके में जनता की सड़क, पानी, रोजगार की अपार उम्मीदें जो अभी भी बनी हुई हैं, वो एक प्रत्याशी के लिए बड़ा चैलेंज हो सकती है। जब हमने गुर्जर समाज के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता से बात की कि इस बार गुर्जर किस को वोट देगा, गुर्जर वोट बैंक किस करवट रहेगा, तो उन्होंने तपाक से कहा कि अभी भले ही 2 फाड़ दिख रहा हो, आखिर में एकजुट होकर ही वोट डालें। और कांग्रेस के दावेदारों की फहरिस्त में भी विजय चौधरी और गिरीश चौधरी का नाम शामिल है। भाजपा में टिकट चाहने वालों की लंबी फहरिस्त है, जिसमें पूर्व मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा का नाम सबसे आगे नजर आ रहा है। पूर्व जिला प्रमुख राजवीर सिंह, वर्तमान जिला प्रमुख जगत सिंह सहित कई दावेदार हैं और अशोक चौधरी का नाम भी शामिल है। इस बार इस सीट पर कड़ा और रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं बसपा ने इस बार निर्दलीय चुनाव लड़कर करीब 30,000 वोट हासिल करने वाले जाट समाज के खेमकरण सिंह तैली को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में आगे इस सीट पर क्या कुछ होता है वो बेहद रोचक हो। तो बात करते हैं भरतपुर विधानसभा सीट, जो कि जिला मुख्यालय होने से काफी महत्वपूर्ण सीट कहलाई जाती है। भरतपुर विश्व धरोहर केवला देव घना पक्षी विहार के कारण अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मशहूर है और पर्यटन उद्योग फला फूला है।
भरतपुर को लोहागढ़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भरतपुर पर ना तो मुगलों का शासन रहा और ना ही अंग्रेजों का। भरतपुर सीट का प्रतिनिधित्व कई दिग्गज नेताओं ने किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबू राज बहादुर 1980 में विधायक बने तो 1985 में विधायक बने गिरिराज प्रसाद तिवारी ने राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। 1993 से 2003 तक कांग्रेस के आरपी शर्मा विधायक रहे और 2003 में इनेलो के टिकट पर चुनाव लड़े। विजय बंसल ने आरपी शर्मा को पटक नहीं दी। 2008 और 2013 में भाजपा के टिकट पर विजय बंसल चुनाव लड़े और विधायक बने। 2018 में यह सीट कांग्रेस लोकदल गठबंधन के तहत लोकदल को मिली और आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़े सुभाष गर्ग विधायक बने और अभी सुभाष गर्ग गहलोत सरकार के मंत्री भी हैं। गर्ग ने गहलोत खेमे की नजदीकियों के चलते उनके समर्थक कहते हैं कि विकास का भरपूर काम जमीन पर किया गया है और उसका लाभ जनता को भी मिला है। हेडक्वार्टर होने के चलते इलाके में काफी विकास का काम जमीन पर देखने को मिला है। कार्यकर्ताओं का एक नारा यहाँ भी जोरों शोरों से चल रहा है और जिसको लेकर वो जमीन पर उतर रहे हैं चुनावी मैदान में। सुभाष गर्ग के समर्थन में ये सुनने को मिलता है कि 25 साल बनाम 50 साल का ये नारा वो अब विरोधियों के सामने और जनता के पास लेकर जा रहे हैं। और जब फर्स्ट इंडिया की टीम जमीन पर पहुंची उतरी तो देखा कि मूलभूत सुविधाओं पर खासा ध्यान दिया गया है, जिससे भरतपुर की जनता पहले वंचित थी। यानी बार बार कार्यकर्ताओं का यह मानना है कि भरतपुर हेडक्वार्टर सीट होने के बावजूद 25 साल में कोई विकास का काम नहीं हुआ, लेकिन इन 50 सालों में यहाँ की जनता को मूलभूत सुविधाएं दी गई हैं। मेडिकल, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड सेक्टर में विकास के काम जबरदस्त हुए। 12 पीएचसी की सौगात, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मेडिकल सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक शामिल हुए। पहले एक डायलिसिस मशीन हुआ करती थी, अब 10 डायलिसिस मशीन है और 2 ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए हैं। एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो आयुर्वेद कॉलेज, होम्योपैथ कॉलेज, पब्लिक हेल्थ कॉलेज और इसका मौका मुआयना फर्स्ट इंडिया की टीम ने खुद वहां जाकर किया। पब्लिक हेल्थ कॉलेज 68 करोड़ का टेंडर उसका पारित हो चुका है, काम शुरू हो गया है और लगभग 2 साल इस काम को पूरे होने में लगेंगे। आयुष नर्सिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, वेटनरी कॉलेज की भी सौगात जनता को दी गई है। और जब से भरतपुर बसा था तब से ड्रेनेज की एक बड़ी समस्या थी जो जमीन से निकल कर आई है। ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया गया है। ड्रेनेज सिस्टम से इलाके के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, जूझ रहे थे और इस बार 388 CR 388 करोड़ का भरतपुर ड्रेनेज प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और अगले 2 साल में यह काम भी पूरा हो जाएगा। जनता धरातल के काम और विधायक दोनों को लेकर संतुष्ट नजर आई है और भरतपुर एक समय में औद्योगिक क्षेत्र माना जाता था। ये एक मुद्दा है, औद्योगिक क्षेत्र था, लेकिन अब NCR और TTZ जोन कहलाया जाता है, उसे TTZ एरिया में कहा जाता है। उस शामिल होने के कारण औद्योगों की कमी, क्योंकि पहले औद्योगिक जोन था लेकिन अब कंपनीज चली गई, इंडस्ट्रीज यहाँ से चली गई और इस मुद्दे को लेकर युवा और विधायक दोनों भी, हमने विधायक के पास भी गए तो उन्होंने भी इस मुद्दे को एक्सेप्ट किया, समझा और कहा कि इस पर अलग अलग तरीके से विचार भी किया जाए। और ऐसे में अब बात अगर राजनीतिक लिहाज से करें तो कांग्रेस इस बार भी आरएलडी के साथ गठबंधन में चुनाव में उतरेगी और मंत्री सुभाष गर्ग ही इकलौते प्रत्याशी यहां से नजर आ रहे हैं। बसपा ने अभी तक इस सीट पर अपने पत्ते नहीं खोले। पूर्व विधायक विजय बंसल भाजपा से बाहर चले गए हैं, वापस आने का रास्ता खोज रहे हैं और ऐसे में भाजपा का टिकट किसको मिलता है ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। अब बात डीग कुम्हेर विधानसभा सीट। भरतपुर रियासत की पूर्व राजधानी रही डीग को हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिला घोषित किया है और जिसका सारा श्रेय राज परिवार के सदस्य और डीग कुम्हेर से विधायक मंत्री विश्वेंद्र सिंह लेते नजर आ रहे हैं। डीग का अपना राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व है। डीग में ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के काफिले पर हमला करने को लेकर राजा मान सिंह का 21 फरवरी 1985 को एनकाउंटर कर दिया गया और जिसको लेकर लंबा राजनीतिक घटनाक्रम चला था। पिछले चुनाव में विश्वेंद्र सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। विश्वेंद्र सिंह ने बीजेपी के शैलेश सिंह को चुनाव हराया था। शैलेश सिंह पूर्व मंत्री दिगंबर सिंह के बेटे हैं और दिगंबर सिंह ने विश्वेंद्र सिंह को चुनाव हराया था। दिगंबर सिंह द्वारा कराए विकास कार्य आज भी जनता के जहन में बसे हुए हैं
और उसी की विरासत को लेकर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष शैलेश सिंह मोदी सरकार की रीति नीतियों के बल पर फिर से मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और अपनी कमर कस चुके हैं। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने उस गुट से लेकर इस गुट का सफर तय किया। आप समझ रहे होंगे, पहले वो सचिन पायलट के करीबी माने जाते थे, फिर काफ़ी घटनाक्रम हुआ, मानेसर से लेकर और तमाम घटनाक्रम हुए, उनका मंत्री पद भी इसमें चला गया था और उसके बाद अब वो मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं। विश्वेंद्र सिंह के करीबी और विरोधी एक बात कहते हैं जो कॉमन है कि विश्वेंद्र सिंह उस तरफ होते हैं जहां सत्ता का पलड़ा भारी नजर आता है। पहले मानेसर में थे, फिर उनको लगा गहलोत साहब का पलड़ा भारी है तो इस तरफ आ गए और उनको प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये उन्हीं के करीबी लोग कहते हैं। लेकिन अब अशोक गहलोत गुट में उनका नाम शामिल है। अब ज़मीनी हकीकत की बात कर लेते हैं तो डी के ज़िला बनते ही राजनीतिक ज़मीन पर मंत्री विश्वेंद्र सिंह को काफ़ी फ़ायदा मिला है। जहां एक तरफ पारिवारिक घटनाओं के चलते कभी वो विवादों में रहते थे, तो अब ज़िला बनने के बाद लोगों के दिलों पे भी छाए हुए हैं। ज़मीन पर दो बातें निकल कर आई। विकास के काम भले ही हुए हों, लेकिन जनता कई बेसिक काम ना पूरे होने की वजह से भी नाराज़ हुई है, जिसमें से सड़क एक बड़ा मुद्दा है। सड़क का मुख्यालय से ना जुड़ना लोगों की नाराज़गी का बड़ा कारण यहाँ पर निकल कर आया। वहीं कार्यकर्ताओं से दूरी भी कार्यकर्ताओं के दिल में सुई जैसे चुभती नजर आई है और ये उनके खुद के करीबी कार्यकर्ता है जो कह रहे हैं कि चुनाव में तो उतरेंगे, लेकिन विश्वेंद्र सिंह से मिल पाना उतना आसान नहीं है। राज परिवार में भी अंदरूनी विवाद लंबे समय से नजर आ रहा है। विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध भी गाय बगाए भाजपा और सचिन पायलट की तारीफों के पुल बांधते नजर आ जाते हैं, कभी सड़क पर तो ज्यादातर ट्विटर पे। नतबई में अंबेडकर की मूर्ति विवाद में बेटे की सक्रियता दिखी, लिहाजा दलित समाज की मंत्री विश्वेंद्र सिंह से दूरी बनाने की बात भी सामने आई, जो विश्वेंद्र सिंह के लिए नुकसान कर सकती है आगामी चुनाव में। वहीं माली वोटर्स में अब विश्वेंद्र सिंह के लिए सहानुभूति और विश्वास नजर आ रहा था। अशोक गहलोत से नजदीकी के चलते विश्वेंद्र सिंह को माली वोटर्स का पूरा फायदा मिलने की संभावनाएं नजर आ रही है। हालांकि बात अलग है कि 2018 में भी विश्वेंद्र सिंह कम मार्जिन से चुनाव जीते थे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राजनीति में ऊंट किस करवट बैठता है। होर्डिंग्स आपको सड़क पर जरूर नजर आएंगे। बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जो अपने आप को चुनाव में उतरने के दावेदार बता रहे हैं। कई अलग अलग प्रत्याशियों के खास तौर पर भाजपा से आपको लंबी फहरिस्त और पोस्टर्स नजर आ जाएंगे, लेकिन दोनों ही पार्टियों में यहाँ ज़्यादा प्रत्याशी नहीं है। तो ये थी भरतपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों की ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट। फर्स्ट इंडिया को जमीन पर कई विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी नजर आई और कुछ के टिकट मिलने पर भी संकट के बादल नजर आ रहे हैं। फर्स्ट इंडिया ने नेताओं और पार्टियों के सामने ज़मीनी हकीकत रखी। ज़मीन पर कितना काम हुआ और किस नेता ने कितना काम किया, ये भी हमने आपके सामने रखा। क्या किससे खुश होने वाले थे और नाखुश होने वाले, ये भी आपको रखे। हालांकि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों की लिस्ट लंबी है। भाजपा कांग्रेस दोनों में ही एकजुटता की भारी कमी भी नजर आ रही है। ऐसे में हर एक विधानसभा पर बहुत सारे नए समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। फिलहाल आज इस शो में इतना ही। अगले एपिसोड में बीकानेर संभाग के सियासी समीकरणों के साथ, विश्लेषण के साथ फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।